नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, आजकल हम संविधान से रिलेटेड टॉपिक को एक एक कर कर यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हमारा मकसद ये है कि हम आसान भाषा में पढ़कर उस चीज़ से अपना कंसेप्ट क्लियर करें ताकि वो चीज़ हमारे माइंड पे हमेशा के लिए रहे। ठीक है, हम कभी भूल ना पाए। आई बात समझ में? क्योंकि विभिन्न एग्जामों में देखा जाता है कि संविधान के क्वेश्चन से रिलेटेड विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर हम उन प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे आसानी भाषा से पढ़ेंगे इन टॉपिकों को, तो हमारा एक भी प्रश्न जो भी संविधान से रिलेटेड आता है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और बिल्कुल आसान भाषा में समझे मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विधायिका के बारे में। जो विधायिका है, बेसिकली आपको पता होगा कि विधायिका क्या होता है। विधायिका का मतलब विधि, कानून, नीति निर्माण। मीन्स विधायिका एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा संगठन है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का या किसी भी देश का या किसी भी राज्य का, जिसके अनुसार वहां पे कानून बनाए जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं, बिल पेश किए जाते हैं। आया बात समझ में? और जहां पे नीति निर्माण किया जाता है या फिर कानून हटाया जाता है, कानून लगाया जाता है, तो वो ही विधायिका होती है। ठीक है, जैसे मेनली हम बात कर रहे हैं विधायिका। सबसे पहले हम बात करेंगे, भारत एक संघात्मक देश है। मीन्स संघात्मक का मतलब यहां पे संघात्मक प्रणाली है। जो संघात्मक प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली है, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहा, किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है, वहां संविधान पे लिखा है। मतलब यहां पे केंद्र और राज्य दोनों अपने स्तर से सरकार बना सकते हैं। आपने तभी देखा होगा केंद्र स्तर पर जो सरकार है प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री वगैरह, दोनों स्तर पर सरकार होते हैं। मीन्स मतलब केंद्र स्तर पर भी या और राज्य स्तर पर भी क्या होंगे? सरकारों का गठन होगा। ये संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत आता है। और संघात्मक प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो विधायिका का मतलब हमने जान लिया एक मोटे मोटे या आसान भाषा में। विधायिका एक वह व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, बिल पारित किए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, जनता के लिए नीति निर्माण किए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं, कानून हटाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, विधायिका, आई बात समझ में? विधायिका क्या है? तो विधायिका वह संगठन है या फिर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का वह संगठन है, वह इकाई है जहां पर नीति निर्माण किया जाता है, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तो वही उसी को हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और जब किसी भी देश में कानून बनाना हो, या मीन्स भारत में ही मान लो, भारत में कानून बनाना हो तो हम सबसे पहले बिल लाते हैं। लाते हैं अपने संसद में, और राज्य की बात करेंगे तो अपने विधानमंडल पर लाते हैं, तब पास होता है, उसके बाद कानून अधिनियमित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने विधायिका के बारे में पढ़ा, अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे संघात्मक प्रणाली है। और विधायिका किसे कहते हैं? वह इकाई, विधायिका वह इकाई है जिसके अकॉर्डिंग हम संसद में या फिर विधानमंडल में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वह राजनीतिक व्यवस्था का वह इकाई है, वह संगठन है जहां पे कानून, प्रस्ताव, बिल पारित किए जाते हैं। ठीक है, और जनता के लिए नीति निर्माण किए जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है, विधायिका की बात हमने करी। अब विधायिका दो स्तर से होता है, एक तो केंद्र स्तर से, एक राज्य स्तर से। मैंने बोला कि यहाँ पे एक संघात्मक प्रणाली है, केंद्र में भी सरकार होगी, राज्य में भी सरकार होगी। केंद्र कानून बनाएगी तो केंद्र के स्तर पर बनाएगी, राज्य कानून बनाएगी तो राज्य स्तर पर बनाएगी, और केंद्र जब कानून बनाएगी तो वो संसद में जाएगी। आपको पता होगा देश के सभी कानून या जो भी नीति निर्माण होते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो संसद से लिए जाते हैं।
आपको पता होगा, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में जो भी नीति निर्माण किए जाते हैं, जो भी आदेश निर्देश लिए जाते हैं, जो भी बिल प्रस्ताव किए जाते हैं, वो राज्य के विधायिका यानी कि विधानमंडल पर किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विधायिका जो है, एक तो होगा केंद्र स्तर पर, एक होगा केंद्र स्तर पर जिसको हम संघीय विधायिका कहेंगे, संघीय विधायिका कहेंगे। एक जो होगा हमारा वो राज्य विधायिका होगा। राज्य विधायिका का मतलब राज्य का वह स्तर या वह व्यवस्था, वह संगठन जहां पे कानून बनाया जाता है, और केंद्र का वह स्तर या वह जगह या वह संगठन जहां पे कानून, बिल, प्रस्ताव वगैरह पारित किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विधायिका पे हमने पढ़ लिया, एक तो केंद्र स्तर पर, एक तो राज्य स्तर पर। अब जो केंद्र स्तर की जो विधायिका होती है उसको हम कहते हैं संसद। आपको पता है कि बगैर संसद के कोई भी कानून नहीं बन सकता है। संसद देश का वह प्रमुख अंग है जिसके अकॉर्डिंग अन्य कानून बनाए जाते हैं। संसद सर्वोच्च है किसी भी देश का, भारत का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अन्य कानून बनाए जाते हैं। उसी तरह से राज्य में राज्य की जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। हमको यह पता होना चाहिए कि केंद्र स्तर के विधायिका को हम संसद कहते हैं, राज्य स्तर के जो विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं। अब केंद्र स्तर पर अब कौन कौन आते हैं संसद में? देखो, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। आपको पता होगा जो भी बिल या प्रस्ताव लाया जाता है पहले लोकसभा में पारित किया जाता है या फिर राज्यसभा में बारी बारी से एक के बाद एक, ठीक है, या लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति प्रदान करने के लिए, हस्ताक्षर के लिए, ताकि उसके बाद वो कानून का रूप ले सके, अधिनियमित हो सके, ठीक है। तो मतलब संसद का एक विधायिका के तौर पर एक संसद जो होता है केंद्र स्तर पर, उसमें इन तीन अंगों का होना जरूरी है। अदरवाइज बगैर किसी एक अंग का संसद अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई भी प्रस्ताव, बिल पारित नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति देख लिया, राज्यसभा देख लिया, लोकसभा देख लिया। अब ऐसे हमने देखा विधानमंडल में भी, विधानमंडल में भी हमने देखा एक तो हो गया राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कार्यकारी प्रमुख यहाँ पे राष्ट्रपति होता है किसी भी राष्ट्र राज्य का, और लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। उसी तरह से राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और उसी तरह राज्य का जो सरकार का प्रमुख होता है मंत्री, मीन्स मुख्यमंत्री। मतलब जो दर्जा यहाँ पे राष्ट्रपति का केंद्र में है उसी तरह से सेम वर्क थोड़ा सा राज्यपाल का है, बशर्ते कुछ शक्तियां नहीं है, कम है, जैसे आपातकाल से रिलेटेड नहीं है। उसी तरह से जो प्रधानमंत्री का है उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी रहता है किसी भी राज्य में। अब एक तो राज्यपाल हो गया और एक हो गया विधानसभा, और जो तीसरा है विधान परिषद। क्या हो गया? विधान परिषद। आपने देखा होगा विधान परिषद, विधानसभा तो देश के सारे राज्य में है, विधानसभा देश के सारे राज्य में है, जबकि विधान परिषद कुछ ही राज्य में है। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि 7 राज्यों में हुआ करता था, जब से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर उसको क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जब अगस्त 2019 में वहां से 370 आर्टिकल्स हटाया गया या 35A हटाया गया, ठीक है, तब जाके जब 7 थे तो अब क्या हो गए? कुल 6 हो गए। अब कौन कौन से वो अभी हम आगे पढ़ के बताएंगे, ठीक। अब फिर से हम बात आते हैं यहाँ पे जो विधायिका होती है। अब जो विधायिका, अब ये कानून बनाते हैं, इन तीनों का जरूरी होना, संसद में इन तीनों का होना जरूरी है, तभी कानून बन सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति हमको पता है आर्टिकल कितने में, 52 आर्टिकल्स में है। राज्यसभा 80 आर्टिकल्स में है। लोकसभा 81 आर्टिकल्स में है। संसद जो कि है 79 आर्टिकल्स में है। संसद कितने में? आर्टिकल 79 में है। हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 79 में संसद है, 52 में राष्ट्रपति है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं,
अपर हाउस, स्थायी सदन, ठीक है, विशेषज्ञों का सदन। अब विशेषज्ञों का सदन क्यों कहते हैं ये अभी देखते हैं, ठीक है। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, इसको हम जनता का सदन, निम्न सदन। अब हम निम्न सदन क्यों कहते हैं, लोअर हाउस क्यों कहते हैं, या फिर अस्थाई अस्थाई सदन। अब देखो, जनता का सदन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहां पे जो भी सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुन के आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से। आपने देखा होगा जो आपके क्षेत्र में संसद होते हैं उनका वहां पे चुनाव होता है, वो कैंडिडेट के रूप में वहां पे खड़े होते हैं और आप उन्हें वोट देते हैं और उनको संसद तक पहुंचाते हैं। वो सांसद कहलाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र से अपने संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं वहां पे संसद में। लेकिन जो राज्यसभा है उनको हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, उनको हम इनडायरेक्टली देते हैं। इनडायरेक्टली देते हैं मीन्स विधानसभा के सदस्य ही उनको चुनते हैं। मीन्स विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, जो विधायक वगैरह होते हैं आपके क्षेत्र में, हम विधायक को डायरेक्ट वोट देते हैं और वही जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, ठीक है, अपने बहुमत के आधार पर। तो हमने ये पढ़ लिया। और इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं लोकसभा को, लोकसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विघटन कभी भी हो सकता है, ये स्थायी नहीं है, बशर्ते आपको इनका कार्यकाल 5 वर्ष का मिलेगा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का मिलेगा। ये 6 वर्ष तक होंगे तो होंगे, लेकिन ये लोकसभा का 5 वर्ष कुछ कहा नहीं जा सकता है, बशर्ते इनके लिए ड्यूरेशन या फिर टेन्योर रखा गया 5 वर्ष का। बट लेकिन कभी भी बहुमत होने पर या सरकार गिरने पर मीन्स लोकसभा का विघटन हो सकता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसलिए उसको स्थायी सदन कहते हैं। वो पूरे 6 साल तक कार्य के रूप में वहां पे रहेंगे और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो लोकसभा है वहां पे जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि जो राज्यसभा है वो अपने राज्य का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा अनुसूची 4 में पढ़ा होगा, जो हमारे अनुसूचियां हैं, कितने टोटल 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 4 में हमने पढ़ा होगा राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। मीन्स जो राज्यसभा है, जो सदस्य हैं, वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर जैसे लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर कानून का रूप ले लेता है, अधिनियमित हो जाता है। अब कुछ हमको स्ट्रक्चर ये भी पता होना चाहिए, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, वर्तमान में जो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245, ठीक है, 245 है, ठीक है। अब जो लोकसभा में कितने हैं वर्तमान में, 545, वर्तमान में कितने हैं, 545, लेकिन राज्यसभा में कितने हैं, 250। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, और लेकिन लोकसभा में कितने हो सकते हैं अधिकतम, 552 हो सकते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, अब देखो 245 को सबसे पहले हम देखेंगे। वर्तमान में जो 233 सीटें हैं वो राज्य और केंद्र से आ रहे हैं, और जो 12 सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं, या कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 229 के आसपास राज्य से, 4 के आसपास केंद्र शासित से, और जो 12 है वो मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 245 सीटें हो गए हमारे पास, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अधिकतम सीटें हैं 238, तो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और जो 12 हैं वो कहां से होते हैं, वो साहित्य के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से वे लोग होते हैं, वे विशेषज्ञ होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
तो कुल मिलाकर 250 ये क्या हो गए, मेंबर्स हो गए यहां पे, ठीक है। अब उसी तरह से हम बात करेंगे लोकसभा में 545 वर्तमान में है, तो यहाँ पे और एक अधिकतम 550 52 हो सकते हैं। अब 552 कैसे हो सकते हैं, मीन्स 530 जो सीटें रहेंगी वो राज्य के लिए रहेंगी और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रहेंगी और जो 2 सीटें होंगी वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 552 हो गए। अब 545 की बात करते हैं तो देखो 530 सीटें फुल तो है ही है अभी वर्तमान में भी राज्यों से, बट लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से मात्र 13 ही सीटें आ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, सीटों का निर्धारण होता है। हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में कम जनसंख्या होने के कारण वहां पे संसदीय क्षेत्र भी कम है, इसीलिए वहां से भी वर्तमान में 13 ही सीट आ रहे हैं, 13 ही सांसद आ रहे हैं और 2 क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 530 प्लस 13 प्लस 2 कुल मिलाकर अब हो गया 545। तो हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम जब बात करेंगे, इसके बाद अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट मीन्स विधानमंडल। राज्य में जिस तरह से केंद्र का विधायिका को हम संसद कहते हैं, राज्य के विधायकों को हम विधानमंडल कहते हैं। जिस तरह से संसद के प्रमुख अंग होते हैं उसी तरह विधानमंडल के भी प्रमुख होते हैं। जैसे राज्यपाल, जिस तरह से राज्यपाल का कार्यकाल जैसे राष्ट्रपति का काम होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का भी काम होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का काम होता है उसी तरह से प्रधानमंत्री का भी होता है। मीन्स जैसे प्रधानमंत्री का होता है वैसे मुख्यमंत्री का होता है। जैसे राज्यपाल आर्टिकल 153 में आपको देखने को मिलेगा 153। और राज्य में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 163 में है, ठीक। और 164 के अकॉर्डिंग सीएम का पद होता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं 164 के अकॉर्डिंग 163 मंत्री परिषद होगा का गठन किया जाएगा और उनका जो नेतृत्व, उनका जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री, वो 164 आर्टिकल में आएगा। अब बेसिकली अब हम विधान परिषद की बात करें। अब राज्यपाल और विधानसभा आपको प्रत्येक राज्य में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो विधान परिषद है वो आपको हर एक राज्य में देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमारे पास कुछ ही राज्य हैं, ठीक है, पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 है, ठीक। अब विधानसभा की जब हम बात करते हैं, इसमें अधिकतम सीटें किसी राज्य के विधानसभा में या अधिकतम सीटें मीन्स विधायक जो लोग होते हैं, विधायकों की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, ठीक है, और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे राज्यों में भी 60 से कम है जहां पे जनसंख्या कम है, ठीक। तो ये भी देखने को मिलता है। मीन्स अधिकतम हमको याद करना है 500 सीटें होनी चाहिए और न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए किसी भी राज्य के विधान सभा में, ठीक है। अब जब बात करते हैं विधान परिषद की, हमने बोला कि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं, आपने इससे पहले हमारे पास जो 7 राज्य थे कौन से थे, यूपी था, बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। और इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर। तो कुल मिला के कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य थे। बट लेकिन अगस्त 2019 में ये जम्मू कश्मीर को इस दर्जे से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A था, इसको हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भाग कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये इस श्रेणी से हट गया है। अब टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, जो कि बड़े राज्य हैं। बड़े राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हालांकि संसद में 3 ऐसे राज्य हैं जिनको विधान परिषद गठन करने का परमिशन दे दिया गया है, जैसे आपको आसाम है, राजस्थान है और उड़ीसा है। ये 3 राज्यों को संसद ने परमिशन दे रखा है कि आप विधान परिषद का गठन कर सकते हो अपने। अब लेकिन इनका गठन कैसे हो सकता है, ये भी हम देखने को
ये भी हम समझेंगे। अब इनका गठन ऐसे होगा जब विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा बहुमत के आधार पर जब विधान परिषद बनाना हो तो प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद विधान परिषद का गठन कर सकती है या विधान परिषद को वहां हटा सकती है। ठीक है, तो विधान परिषद की जो संख्या है, जो सदस्य संख्या है विधानसभा में तो 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम होनी चाहिए, बट लेकिन विधान परिषद में बहुत कम सीटें होती है, मीन्स 1/6, मीन्स 1/6 सीट होती है, सॉरी 1/3 सीट होती है। कितनी होती है? 1/3 सीट होती है। अगर मान लो किसी विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उसका 1/3 लगभग 33 के आसपास, 33 ही वहां पे क्या होंगे, विधान परिषद के सदस्य होंगे। ये हमको देखने को मिलता है। अब हमने जान लिया राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मीन्स सभी राज्यों में राज्यपाल और विधानसभा देखने को मिलते हैं, बट लेकिन विधान परिषद नहीं होता है। ये कुछ विशेष राज्यों में देखने को मिलते हैं जो वाकई में बड़े राज्य हैं, ठीक है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, और हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से राज्य में है और एक राज्य जो उसमें से हट गया है। ठीक है, तो ये चीज हमने सब पढ़ लिया। तो आशा करते हैं कि हमने सारा चीज जान लिया। विधायिका, विधायिका का मतलब जहां पे कानून बनाया जाता है, बिल प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसका जो संगठन होता है, जो केंद्र होता है, केंद्र का संसद होता है, राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य के विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं, केंद्र के विधायिका को हम संघीय विधायिका कहते हैं, जिसको हम संसद कहते हैं, और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और विधानमंडल के राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। और हमने इनके सीटों के बारे में भी जाना, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कानून बनाता है, जैसे केंद्र में कोई कानून बनाना हो तो सबसे पहले बिल लाया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है एक सभा से, फिर दूसरे सभा में, फिर अंतिम रूप से राष्ट्रपति। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी विधानमंडल में भी जब कोई कानून या कोई बिल लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है, विधान परिषद में लाया जाता है, दोनों में पास किया जाता है। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा के बाद फिर अंतिम रूप से राज्यपाल के पास चले जाता है, उसके बाद कानून का रूप ले लेता है। और हमने एक एक करके जान लिया, एक एक फैक्ट को, और यहाँ से एग्जाम में एक भी प्रश्न आएगा तो हम आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। तो होप समझ सकते हैं कि हमने आज पढ़ लिया विधायिका क्या है और संसद क्या है और विधानमंडल क्या है। ठीक है, तो हम हमारे साथ बने रहे और आसान भाषा में समझे, और आपको